ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानना है, तो अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स पता होंगे, लाइक हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, लाइक सेल फोन लेने जाते हैं, तो हम उसकी फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की फीचर्स पता होंगी, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है भला? पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। क्योंकि हमने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही वो जिसमें क्या हो, विच कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, जिसमें कार्बन तो लाजमी है, जिसमें होगा कार्बन उसी को हम ऑर्गेनिक कहेंगे। तो अगर कोई चीज़ है और उसका एक हिस्सा उसमें लाजमी, उस हिस्से के बारे में हम जान लें, तो मतलब हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम कार्बन की बात करेंगे। इसका क्या है भला? पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है इसका क्या होता है? मुनफरिद जो है वो नेचर होती है इसकी, मुनफरिद, दूसरों से थोड़ा सा पिकुलर है, यूनिक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो हम बात करते हैं, पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन में हम बात करेंगे कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन बन गया कि वाई कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं और हर साल क्या भला हज़ारों की तादाद में उनमें और इजाफा होता चला जा रहा है। ओके बेटे, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स। और उसमें पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास, हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन के बारे में हम जो है वो बात करेंगे कि कार्बन का क्या है भला? मुनफरिद जो है वो नेचर है इसकी, और या हम इसको जो है वो क्या कहते हैं भला? कि यूनिक है। और क्या इसकी यूनिकनेस क्या है कि ये क्या है आपके पास कि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाहिद एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, और हमें उसकी वजह जाननी है। तो बेटे ये याद रखें, इसकी जो मेन रीजन है बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाने की, जो मेन रीजन है वो क्या है कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी। कार्बन की क्या होती है बेटे? यूनिक प्रॉपर्टी। क्या करने की? लिंक करने की, ऑफ लिंकिंग, दूसरों के साथ जुड़ने की। क्या बेटे मेन रीजन इसकी? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद अदर कार्बन एटम्स। ये खुद भी कार्बन है और अपने जैसों के साथ लिंक करने की इसकी क्या भला? यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या कहा बेटे? यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी क्या करने की? लिंक करने की, दूसरों के साथ जुड़ने की। और दूसरे हैं कौन? वो भी तो कार्बन एटम है, विद अदर कार्बन एटम्स। और इससे क्या होगा? जब कार्बन एटम जो है ये आपस में ही जुड़ते चले जाएंगे तो हमारे पास होगा क्या? टू फॉर्म, क्या बनेगा बेटे? लॉन्ग चेन। या तो चेन्स बनेगी या क्या बनेगा? हमारे पास रिंग्स बनेंगे। क्या बनेगा बेटे? लॉन्ग चेन बनेगी या रिंग्स बनेंगे। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। क्या बेटे बात कर रहे हैं हम? कैटिनेशन क्या है? हम बात कर रहे हैं ग्रुप 4A। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें ग्रुप 4A एलिमेंट्स की, क्या होते हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड। अगर हम देखें तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर जो होता है उतने क्या होते हैं भला? लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन जो फर्स्ट मेंबर है हैविंग एटॉमिक नंबर 6, अगर हम बात करें तो इसके लास्ट शेल में रहेंगे कितने भला? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन के लास्ट शेल में कितने हैं भला? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इस फैमिली में देखा जाए तो ये 4A ग्रुप एलिमेंट्स हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या कर सकते हैं भला? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो बेटे आपने याद रखना है कि ये पूरी फैमिली क्या कर सकती है? ये टेट्रावेलेंसी। क्या बेटे? टेट्रावेलेंसी। ये 4 बॉन्ड बनाने की इनमें एबिलिटी है। ये सारी फैमिली क्या शो करती है? टेट्रावेलेंसी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनमें सब में ये पहले नंबर पे पड़ा है कार्बन, तो इसका क्या होगा भला? स्मॉल, क्या बेटे होगा? स्मॉल एटॉमिक साइज। इसका जो एटॉमिक साइज है वो सबसे छोटा है, ये सबसे कम। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन ही की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर देखें
कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो ये क्या होती है भला, कार्बन की ये है 1s2 2s2 एंड 2p2, ये है कार्बन, ये 2p। कार्बन के इलेक्ट्रॉन 2p में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो p ऑर्बिटल है क्या होगा बेटे, p ऑर्बिटल, ये होगा लेस डिफ्यूज्ड। क्या होगा बेटे, लेस डिफ्यूज्ड, मतलब ज्यादा फैला हुआ नहीं है। लेस डिफ्यूज्ड होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। बेटे क्या कहा मैंने, लेस डिफ्यूज्ड होगा तो क्या बनाएगा भला, स्ट्रॉन्ग। इसका क्या बनेगा भला, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसका होगा। बॉन्ड क्या होगा बेटे, स्ट्रॉन्ग होगा। जो कार्बन है ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ये स्मॉल एटॉमिक साइज है इसका। इसका जो p ऑर्बिटल है वो ज्यादा डिफ्यूज्ड नहीं है, वो न्यूक्लियस के नजदीक ही है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की जो है वो वजह बनेगा। और लास्ट जो अगर हम बात करें तो जो इसका कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं भला, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं बेटे, ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, क्या है बेटे, बॉन्ड एनर्जी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से p ऑर्बिटल का लेस डिफ्यूज्ड होना, एटॉमिक साइज का कम होना और टेट्रा वैलेंसी का होना, ये चार जो चीजें हैं ये कार्बन को कैटिनेशन शो करने के लिए जरूरी जो थी वो इसको मिल गई। कैटिनेशन शो करने के लिए ये चार चीजों का होना जरूरी है। कार्बन क्यों कैटिनेशन शो करता है, देखो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए कार्बन क्या शो कर रहा है, इसकी जो मेन रीजन कैटिनेशन। कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड कैसे बना लेता है, 10 मिलियन से ज्यादा तो बन चुके हैं, और हर रोज उनमें क्या होता चला जा रहा है, इजाफा होता चला जा रहा है। बेटे हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी रीजन की, कि उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों, क्या है कार्बन में। तो हमने कहा इसकी एक इसकी यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस लिंकिंग। क्या, कि किसके साथ लिंक करना, विद अदर कार्बन एटम, आपस में लिंक करना और क्या बनाना, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बनाता है, या क्या बनाता है, रिंग्स बनाता है। और इस सेल्फ लिंकिंग को कैटिनेशन कहा जाता है। और कैटिनेशन के लिए क्या होता है भला, हमारे पास जो कार्बन एटम है ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, p ऑर्बिटल इसका लेस डिफ्यूज्ड है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। और कार्बन बॉन्ड क्या है भला, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, सिर्फ कुछ बॉन्ड है जो इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बेटे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड से स्टेबल होता है। और दूसरा कार्बन और फ्लोरीन का ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल होता है। बाकी सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये कुछ बॉन्ड हैं जो कार्बन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ और एटम्स भी हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, लाइक हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, ये भी कैटिनेशन शो करता है। और हमारे पास जो है वो फास्फोरस भी शो करता है, और सल्फर, ये भी कुछ थोड़ी मिकदार में, थोड़ी जो है वो इसमें होती है टेंडेंसी कैटिनेशन शो करने की। लेकिन सबसे ज्यादा कैटिनेशन, लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी है, आपस में जुड़ने की जो टेंडेंसी है, वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है भला, कार्बन के अंदर है। और उसकी ये रीजन है, टेट्रा वैलेंसी, स्मॉल साइज, p ऑर्बिटल का डिफ्यूज्ड होना, मतलब करीब करीब पड़ता है न्यूक्लियस के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसकी वजह से बनते हैं। और कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये कैटिनेशन शो कर पा रहा है। अगर आपस में जुड़ रहे हैं और वो जुड़ना स्टेबल ही नहीं है, वो मजबूत बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो फिर उस जुड़ने का, फिर वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और वो स्टेबल नहीं रहेगा वो वाला कंपाउंड। बॉन्ड एनर्जी का ज्यादा होना, लेकिन इससे ये कुछ हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप इसको इस तरह से भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर कहा जाए कि कार्बन और सिलिकॉन, इन दोनों की फैमिली तो एक जैसी है, लेकिन इसमें ज्यादा कैटिनेशन, इसमें कम कैटिनेशन, तो बेटे क्या मैंने कहा, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक साइज। पहला तो सेम है,
ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है, ये भी बना सकता है, लेकिन दूसरा इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, p ऑर्बिटल थोड़ा डिफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो ये कैटिनेशन इतनी ज़्यादा शो नहीं करेगा। बेटे हम बात कर रहे हैं फीचर्स, हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी फीचर? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जो अहम क्या भला पार्ट है, क्या जो कंटेंट है, क्या भला जिसको हम कार्बन एटम बोलते हैं, जो लाजमी हिस्सा है, हम उसकी यूनिकनेस की बात कर रहे हैं, हम उसके पिकुलर नेचर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमें ये पता है कि कार्बन क्या वजह है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बना पा रहा है, तो उसमें है क्या भला, मेन रीजन जो है वो कैटिनेशन। उसकी जो दूसरी वजह है इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाने की, वो है क्या बेटे? सेकंड अगर हम रीजन की बात करते हैं तो क्या है भला? ये है कि ये सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। अगर हमारे पास इसके ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये आपके पास, इसको हम क्या कहेंगे? ये हम आपके पास इथेन है, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या बन गया भला? इथीन। मतलब ये 2 कार्बन वाला और कंपाउंड है, कार्बन इसमें भी 2 हैं लेकिन नाम क्या? इथेन है। ये 2 कार्बन है, नाम क्या? इथीन है। तो मतलब ऐसे तादाद क्या होती चली जाएगी, नंबर्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते चले। ये नहीं कि जिसमें कार्बन 2 है वो एक ही नाम है, वो एक ही कंपाउंड है, ऐसा नहीं है। ये भी है और ये और है और ये और है, तो इसका मतलब ऐसे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है और यहाँ पे भी, तो ये सिंगल बॉन्डिंग है, और ये डबल और ट्रिपल को हम मल्टीपल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ओके, तो ये दूसरी वजह, बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाने की पहली वजह तो कैटिनेशन रही, और दूसरी क्या है? सिंगल और मल्टीपल बॉन्डिंग। किसके साथ? कार्बन कार्बन के साथ भी, और विद अदर जो है वो दूसरे एटम्स के साथ भी, लाइक ऑक्सीजन के साथ भी, जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी, और सल्फर के साथ भी ये क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, जिससे क्या होगा? डिफरेंट साइज, शेप्स और स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे। तो फर्स्ट हमने जो है वो डिस्कस किया है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। इसमें 3 चीज़ों का जिक्र करेंगे आप लोग। मेन रीजन कैटिनेशन का, सिंगल और मल्टीपल बॉन्डिंग का, और अदर एटम्स का कि किन किन के साथ ये क्या कर सकता है? भला बॉन्ड बना सकता है। अब हम इसकी दूसरी फीचर की बात करेंगे जो कि पिकुलर नेचर के नेक्स्ट है, और वो क्या है भला? नॉन आयनिक कैरेक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे हैं नॉन आयनिक कैरेक्टर की। तो नॉन आयनिक कैरेक्टर हम कहते हैं ये नॉन आयनिक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आयनिक नहीं है। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? विच इज प्रेजेंट बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। तो यहाँ जब लफ्ज आपने कहा नॉन आयनिक, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जिसमें कैटाइन एनाइन होंगे, मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें तो कैटाइन एनाइन है। तो नॉन आयनिक का मतलब क्या है? कोवलेंट कंपाउंड के मतलब ये आयनिक तो नहीं है, तो मतलब कौन है? कोवलेंट है। हैविंग नो कैटाइन एंड एनाइन, इनमें कोई कैटाइन एनाइन नहीं है। अगर आप नॉन आयनिक बोल रहे हैं इसका मतलब आपने कोवलेंट कहा है, आपने कहा इसमें कैटाइन एनाइन नहीं है, या आपने कोवलेंट कहा है, या आपने नॉन पोलर कहा है। मतलब एक ही चीज के आप 4 नाम दे सकते हो। क्या क्या बेटे 4 हैं? नॉन आयनिक, कोवलेंट और नॉन पोलर, या आप इनको मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर भी कहते हो, कोवलेंट भी कहते हो, नॉन आयनिक भी कहते हो। ओके, और नॉन पोलर भी आप इनको कहते हो। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर क्या देते हैं भला? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये देते हैं स्लो रिएक्शन। जिस चीज में कैटाइन एनाइन है ही नहीं, जो है ही नॉन आयनिक, वो क्या होगी भला? कोवलेंट है, तो इन्होंने कोवलेंट रिएक्शन देने। डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। ये आयनिक रिएक्शन मतलब ये आयनिक रिएक्शन नहीं देते। जो चीज आयनिक है ही नहीं उसने आयनिक रिएक्शन क्या देना है? और आयनिक रिएक्शन ना देने का असल मीनिंग क्या है? मीन्स क्या बेटे? डू नॉट गिव फास्ट रिएक्शन। ये फास्ट रिएक्शन नहीं देंगे, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी आपको फास्ट रिएक्शन नहीं दिया करते। लाइक आपके पास एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, आप एसिड लेते हो HCl, और इसमें क्या डालते हो? इसमें बेस डालते हो, क्या बेटे? NaOH। तो क्या होता है? फौरन से जैसे ही दोनों को मिक्स करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाता है भला? कंप्लीट हो जाता है। आपके पास साल्ट और वाटर बन जाता है। ये फौरन से बन जाएगा NaCl, और ये आपके पास वाटर बन जाएगा।
लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, लाइक हम मीथेन की बात करते हैं CH4, और इसमें मैं ऐड करता हूं क्या वाला Cl2, तो यहां रिएक्शन फौरन से होने वाला नहीं है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपके पास जो प्रोडक्ट आपको बना हुआ दिख रहा है, ये चीज फौरन से नहीं हो जाएगी, बल्कि क्या होगा कि पहले क्लोरीन पड़ा होगा Cl2, यहाँ सनलाइट क्या करेगी, ये इस मॉलिक्यूल को तोड़ के फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेगा, ये फिर ये रेडिकल जाएगा अल्केन्स के पास और उनको क्या करेगा भला, डिस्टर्ब करेगा। तो ये रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, आपको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। यहाँ पे क्या होना है कि ये क्लोरीन और ये जो हमारे पास H है, ये मिलके HCl बन जाएगा, और यहाँ से अल्केन का, ये हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में ये जो मैकेनिज्म है, ये इक्वेशंस है, इनको समझना सीखेंगे। मतलब यहाँ पे बताने का ये है कि ये कैटाइन एनाइन से बने हुए ये पोलर हैं, ये आपके पास क्या है भला, पोलर रीजन, इनके रिएक्शन क्या है भला, फास्ट है। और यहाँ ये कोवलेंट, ये आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो ये क्या है भला, स्लो है। तो इनके रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक प्रॉपर्टी तो आपने ये पढ़ी कि ये नॉन आयनिक है, और साथ ही साथ आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो क्या भला, इसकी थर्ड फीचर क्या है बेटे, कि इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होते हैं भला, स्लो होते हैं। मतलब एक और प्रॉपर्टी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने याद रखनी है कि इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत, ये स्लो रिएक्ट करते हैं। ओके, और यहीं से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस नाम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नॉन आयनिक है, मतलब क्या है भला, नॉन पोलर। तो एक और प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे बता सकते हो, सॉल्युबिलिटी, कि अगर ये नॉन पोलर हैं तो इनके लिए सॉल्वेंट भी क्या चाहिए बेटे आपको, नॉन पोलर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर नॉन पोलर हैं, तो अगर आप इन्हें हल करना चाह रहे हो तो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। मतलब आपके पास ये CH4 है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, ये हल होंगे तो नॉन पोलर में ही होंगे, ये पोलर में सॉल्युबल नहीं होते। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो फिर उसमें कुछ जो है वो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी मौजूद होती है। लाइक एथेनॉल है, वो वाटर में क्या हो जाती है भला, हल हो जाती है। हालांकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन OH होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, और वो क्या हो जाती है, वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। हमने क्या कहा, नॉन आयनिक से आप दो चीजें और एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कौन कौन सी दो बेटे? पहली, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होते हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं ऑर्गेनिक के? स्लो होते हैं। और दूसरा, अगर रेट स्लो होगा, स्लो रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास लो हमें मिलेगी क्या भला, जो यील्ड है वो हमें थोड़ी मिलेगी, पैदावार हमें कम मिलेगी। यील्ड इनकी क्या होती है, कम होती है। हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो इनकी फीचर है सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की, नॉन आयनिक, यहां से पता लगा लिया कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो जो यील्ड हमें मिलेगी वो कम मिलेगी, वो लो मिलेगी। और यहीं से हमने एक दूसरी चीज भी पता लगा ली, और वो क्या है भला, सेकंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है बेटे सॉल्युबिलिटी इनकी, कि ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन आयनिक है, नॉन पोलर है। और हमें सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल पता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, तो आज हमने इस लेक्चर में चार जो फीचर्स हैं उनका जिक्र किया है। क्या क्या भला? पहला सा पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, दूसरा है नॉन आयनिक कैरेक्टर, और नॉन आयनिक कैरेक्टर के साथ ही हमने रेट ऑफ रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी के बारे में जो है वो जाना है, किसकी भला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, तो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जिक्र करेगा तो हमें समझ आ जाएगी कि वाटर सॉल्युबल तो नहीं है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो हैं। लाइक लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था कि जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि उनके रिएक्शन के जो रेट हैं वो एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भला, फास्ट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। हाँ, वो हो जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो
वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर सालुबल होते हैं। उसकी एग्जांपल एसिटिक एसिड आपके पास है और एथानॉल, ये दोनों वाटर सालुबल है। ये आने वाले चैप्टर्स में भी हम इन चीज़ों को डिटेल में जो है वो देखेंगे। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अभी फीचर्स बाकी हैं, वो नेक्स्ट आर्टिकल में हम उनके